वेलकम बैक टू फार्मानाइट। लास्ट वीडियो में हमने एंटीबायोटिक ड्रग्स को स्टार्ट किया था। उनके अंदर हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक स्टार्ट की थी। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर सबसे पहली जो ड्रग है वो हमारे पास पेनिसिलिन आ जाती है। हमने डिस्कस कर लिया उनकी केमिस्ट्री को, क्लासिफिकेशन को, फार्माकोकाइनेटिक्स को। अब हम देखने लगे उनके क्लिनिकल यूजेस, रेजिस्टेंस और एडवर्स इफेक्ट्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ पेनिसिलिन पे। क्लिनिकल यूजेस जो हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन्स होती हैं या पेनिसिलिन ससेप्टेबल पेनिसिलिन्स हैं, इनको हम नेचुरल पेनिसिलिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो पेनिसिलिन्स हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान में रखिएगा और इसे अच्छी तरह से याद करिएगा। गैस गैंग्रीन, ठीक है, गैस गैंग्रीन और सफिलिस। सफिलिस ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, पीपीएससी के क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके कॉलेज के एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आ सकता है कि ये क्लिनिकल यूजेस में इसके जो ड्रग ऑफ चॉइस है नेचुरल पेनिसिलिन्स या पेनिसिलिनेज जो ससेप्टेबल ड्रग्स हैं वो गैस गैंग्रीन और सिफिलिस के लिए इस्तेमाल होती है। गैस गैंग्रीन का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजिस है, जबकि सिफिलिस का ट्रिपोनीमा पैलिडम। नेक्स्ट हमारे पास पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट ड्रग्स हैं। इनको हम एंटी स्टेफिलोकोकल ड्रग्स भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टेफिलोकोकाई के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होती है। मेथिसिलिन का अब इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा देता है, इस वजह से मेथिसिलिन का अब इस्तेमाल नहीं होता। जबकि जो नेफ्सिलिन है, नेफ्सिलिन इस्तेमाल होता है मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टेफिलोकोकस और ये इसकी ट्रीटमेंट में, मतलब ये वाला जो स्टेफिलोकोकस है इसको किल करने के लिए, इसकी वजह से जो बीमारियाँ हो रही है उनको ठीक करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन इसके लिए। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए कि जो नेचुरल पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी? गैस गैंग्रीन और सिफिलिस के लिए। और एंटी स्टेफिलोकोकल ड्रग्स जो हैं वो जैसे नेफ्सिलिन वगैरह, ये किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टेफिलोकोकस ऑरियस। एक स्टेफिलोकोकस होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उसके लिए हम मेथिसिलिन नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए और ड्रग्स होती है जैसे वैंकोमाइसिन वगैरह, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मेथिसिलिन ससेप्टेबल होता है ना, उसके लिए हम नेफ्सिलिन वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस में इस्तेमाल हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई ख़तरा हो कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा तो डेंटिस्ट जो है वो इसको अमोक्सिसिलिन को इस्तेमाल करते हैं। एंटी स्यूडोमोनल ड्रग्स जो है वो स्यूडोमोनास और रीजनोजा के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, जैसे ये पाइपेरासिलिन है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हम अगर कम्बिनेशन इस्तेमाल करें फ्लोरोक्विनोलोन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का तो ये यूटीआई के लिए भी यूज है। ठीक है, ये यूटीआई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कम्बिनेशन में। तो नेचुरल पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस गैस गैंग्रीन और सिफिलिस के लिए है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह या जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं मेनिंजोकोकाई, उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो एंटी स्टेफिलोकोकल ड्रग्स हैं, नेफ्सिलिन जो है वो मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टेफिलोकोकस ऑरियस की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस है उसके लिए। जो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि जो आरटीआई के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा वो कह रहा है कि डेंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं उसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में, किसकी? अगर यानी कि ख़तरा है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के डेवलप होने का, उस केस में हम अमोक्सिसिलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी स्यूडोमोनल ड्रग्स हैं वो स्यूडोमोनास और रीजनोजा के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जैसे पाइपेरासिलिन वगैरह। और उसके अलावा अगर हम इसको फ्लोरोक्विनोलोन या अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल करें तो ये यूटीआई की ट्रीटमेंट में, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। इधर एक और चीज़ वर्थ नोटिंग है कि हमारे पास चूँकि ये ड्रग्स पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल होती हैं सिवाय एंटी स्टेफिलोकोकल ड्रग्स के ऑफ कोर्स, तो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे साथ ड्रग्स ऐड करवा देते हैं, कम्बिनेशन में देते हैं कि जो उन बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, यानी कि बीटा लैक्टमेज यहाँ पे जो इनहिबिटर्स हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, उसके अंदर हमारे पास जब एग्जांपल्स में क्लोबुलोनिक एसिड है, क्लोबुलोनिक एसिड अमोक्सिसिलिन के साथ ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सर्वेक्टम है और डायजोवेक्टम।
एजोबैक्टम जो है वो पाइपेरासिलिन के साथ इस्तेमाल होता है, उसके साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है। तो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है, इनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि ये बीटा लैक्टमेज़ को जो है एंजाइम उसको ब्लॉक कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी, और फिर ये जो ड्रग है वो ईज़िली काम कर सकती है। तो अमोक्सिसिलिन और क्लोबेनोनिक एसिड का जो कम्बिनेशन है ये ऑगमेंटन के ब्रांड नेम से भी आता है, आपको पता होगा इस बारे में। ये हमारे क्लिनिकल यूजेस थे। नेक्स्ट इनकी रेजिस्टेंस किस तरह से डिवेलप होती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि बीटा लैक्टम जो ग्रुप है उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है बाय एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज। ठीक है, बीटा लैक्टमेज की प्रोडक्शन जो है वो प्लाज्मिड की वजह से भी हो सकती है या क्रोमोसोम की वजह से भी हो सकती है, मतलब इन दोनों की वजह से जो है ना वो ज़्यादातर प्लाज्मिड की वजह से इसकी प्रोडक्शन होती है। बीटा लैक्टमेज की प्रोडक्शन हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, ड्रग उसके ऊपर फिर ठीक से बाइंड नहीं कर पाती। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो बैक्टीरिया उसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, कि उसके जो पोर्स वगैरह थे जिनके थ्रू ड्रग अंदर जा रही थी, तो फिर वो बंद हो जाते हैं या उसकी परमिएबिलिटी किसी तरह से चेंज हो जाती है, यानी चेंज इन परमिएबिलिटी या डिक्रीज इन परमिएबिलिटी। डिक्रीज परमिएबिलिटी के अंदर जो है वो डिक्रीज आ जाता है, परमिएबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो एक और पॉइंट ये है कि जो ड्रग अंदर चली जाती है ना, फिर उसकी इफ्लक्स हो जाती है, यानी कि इफ्लक्स पम्प्स क्रिएट हो जाते हैं कि ड्रग को अंदर से पकड़ पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल में कहा था कि देश निकाला दे रहे हैं जी ड्रग्स को, तो क्या होगा कि इफ्लक्स पम्प्स जो है वो बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इफ्लक्स पम्प्स कह लें या इफ्लक्स ऑफ ड्रग्स। इस तरह से जो है वो पेनिसिलिन के खिलाफ या इन ड्रग्स के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इसी तरह देखेंगे कि कोई ना कोई एंजाइम फार्मेशन हो जाती है, तो फिर उस ड्रग की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, या फिर जिस प्रोटीन के ऊपर ड्रग जाके अटैच हो रही थी, जो उसकी टारगेट प्रोटीन थी, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसके ऊपर ड्रग अब ठीक तरह से बाइंड नहीं कर सकती, या फिर आप देखेंगे कि सेल्स की जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी परमेबिलिटी कम हो जाती है, पहले से भी ज़्यादा कम हो जाती है, तो फिर ड्रग जो है वो एंटर ही नहीं हो पाता, या फिर उनके अंदर आप ड्रग के इफ्लक्स पम्प्स बन जाते हैं कि जो ड्रग अंदर चली भी जा गई, अगर कभी कुछ चांसेस हैं कि चली जाए, तो वो उसको भी पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से ड्रग्स के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट्स। अच्छा जी, हमारी चली गई है लाइट और कमरे में हो गया अंधेरा और हमारे सिर्फ एडवर्स इफेक्ट्स रह गए हैं, तो फिर इसके लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते, लाइट का बुक से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हाइपर सेंसिटिविटी की मुख्तलिफ डिग्री हो सकती है, रैशेस से लेकर एंजियोडीमा तक एनाफिलेक्टिक शॉक की तरफ जा सकता है। डायरिया जो है वो इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि चूँकि ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा को डैमेज कर देंगी। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि डायरिया हो सकता है। साथ वो कहता है कि एम्पिसिलिन जो है वो इसकी वजह से सीवियर जीआईटी डिस्टर्बेंस होता है, और उसका नाम उसने बताया हुआ है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देख लें कि एम्पिसिलिन की वजह से स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो रहा होता है। फिर जैसे मैंने बताया कि मेथिसिलिन जो है वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा देता है, और न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर ये हाई डोज में देंगे तो ये सीजर्स वगैरह को भी प्रोवोक कर सकते हैं। एपिलेप्टिक पेशेंट जो है वो उनमें ख्याल से देनी पड़ती है क्योंकि गाबार्जी की इनहिबिशन करवा देती है। आगे हीमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटीज़ हैं, ये काफ़ी साइटोपिनियाज करवाती है, जैसे न्यूट्रोपिनिया हो सकता है, बाज़ औक़ात इओसिनोफिलिया करवा देती हैं, और हीमोलिटिक एनीमिया, इस तरह की जो हीमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटीज़ हैं वो ये करवा देती हैं। तो ये थी पेनिसिलिन्स हमारे पास, और उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी यू कैन आस्क। थैंक यू।